नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले वाले के शिफ्ट की वीडियो जिसने नहीं देखे हैं, वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2020 तक भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 214 जो है ना, वो भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 217 में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि यह भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित होगा इसमें, ठीक है। उसके जान लीजिए कि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था वो भारत के 3 उच्च न्यायालयों में से सबसे पहला था वो, ठीक है। जिसकी स्थापना जो है प्रेसिडेंसी टाउन में महामहिम महारानी विक्टोरिया के द्वारा दिए गए पेटेंट के द्वारा कब किया गया था, तो 26 जून, ठीक है, 26 जून 1862 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या क्या कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो बताना कि नींबू के रस का पीएच लगभग कितना होता है। तो कितना होता है, तो देखिए नींबू के रस का पीएच जो है वो लगभग 2 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पीएच जो स्केल होता है ना, उसमें मान लेते हैं कितना से कितना होता है, 0 से लेकर के कितना होता है, यहाँ पे 14 तक होता है, ठीक है। बीच में 7 होता है। जब 0 से 7 के बीच में जो पीएच होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। वो 7 से 14 जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं किसका क्या क्या पीएच होता है, ठीक है, जो अक्सर यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो बैटरी का जो अम्ल होता है ना, बैटरी में जो अम्ल होता है उसमें का जो पीएच कितना हो, 0 होता है, ठीक है। उसके जान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि जो HCl होता है, जो इंसानों के जो पेट में पाया जाता है, उसका जो पीएच कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि जो ये नींबू का रस होता है, ठीक है, जिसको सिरका भी बोलते हैं, उसका पीएच कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि जो सोडा होता है, उसका संतरी का जो रस होता है, इसका पीएच कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। उसके टमाटर का रस हो गया, बियर हो गया, इस सब का पीएच कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद एक जान लीजिए जैसे ब्लैक कॉफ़ी हो गया, केला वगैरह हो गया, ठीक है, इसका जो पीएच होता है कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद जान लीजिए कि जो मूत्र होता है, ठीक है, जो लार होता है, जो दूध होता है, इसका पीएच कितना होता है, तो 6 होता है। उसके बाद जान लीजिए क्या, उसके जान लीजिए कि जो शुद्ध जल होता है, ठीक है, जो रक्त होता है, उसका पीएच कितना होता है, लगभग 7 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए बेकिंग सोडा, समुद्री जल, अंडा, ये सब का पीएच कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि जो टूथपेस्ट होता है, ठीक है, जो हाथ में जो लगाने वाला साबुन होता है, उसका पीएच कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद जान लीजिए कि मैग्नीशिया का जो दूध होता है उसका पीएच कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि साबुन का पानी का पीएच कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक, क्योंकि क्षारीय होता है। उसके बाद जान लीजिए जो कास्टिक सोडा होता है उसका पीएच कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ पीएच का वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है, जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिल जाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या क्या कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग क्या है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कितना किलोमीटर है, तो देखिए यह जो है 9 किलोमीटर लंबा सुरंग है, ठीक है, जो कि उधमपुर को जम्मू कश्मीर के रामबन से जोड़ता है, ठीक है। कितना किलोमीटर याद रखिएगा, 9 किलोमीटर है, ठीक है। वो जो कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो यह जो है ना उधमपुर को जम्मू कश्मीर के रामबन से जोड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या क्या कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे देखिए, जो ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और संस्कृति संगठन इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना यूनेस्को का हुआ था, जान लीजिए 16 नवंबर, ठीक है। उसके बाद आपका 1945 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। फिर जान लीजिए कि जो इसमें 195 कुल सदस्य हैं, ठीक है, किसमें, यूनेस्को में। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर, जान लीजिए इसका मुख्यालय जो है फ्रांस पेरिस में है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या क्या कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके जान लीजिए कि लोकसभा जो होता है ना, या निचला सदन होता है, ठीक है। और इसका पहली बार विधिवत गठन कब हुआ था, ये हुआ था 17 अप्रैल उसके बाद 1952 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये जो भारत संविधान का अनुच्छेद 84 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि राज्यसभा, ठीक है, ये क्या होता है। तो देखिए राज्यसभा जो है ना, ये आपका सब उच्च सदन कहलाता है, ठीक है। और ये जो आपका अनुच्छेद 80 के तहत आता है, ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत ये आता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति हो सकता है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या क्या कि बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है बेरी बेरी, तो देखिए जो बेरी बेरी रोग है ना, ये आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए यह जो है ना हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट का सही तरीके से उपयोग करने के लिए इसकी आवश्यकता होता है, ठीक है, किसका, विटामिन B1 का।
फिर जान लीजिए कि यह उचित तंत्रिका कार्य को बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो क्या करता है, मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं में और बाहर विद्युत अपघटन से प्रवाह में भी शामिल होता है, ठीक है। फिर जान लेते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है, स्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। यदि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। उसके बाद जान लीजिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिफेरॉल होता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है, ठीक है। उसके जान लीजिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल है, ठीक है। उसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तंत्रिका और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो बताना कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो कौन सा हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ताप्ती और नर्मदा एकमात्र भारतीय नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है। तो कौन हो जाएगा, तो मर्चेंटिया हो जाएगा, ठीक है। मर्चेंटिया जो पौधा होता है ये आपका ब्रायोफाइटा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो बताना है कि किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, तो कौन हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को, ठीक है। बाकी देखिए आपका श्री नानाजी देशमुख को, ठीक है। उसके बाद श्री प्रणब मुखर्जी को, उसके बाद डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका को, ये तीनों को जो है आपका 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला था 2019 में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो बताना है कि इनमें से कौन है जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो कौन हो जाएगा, तो ब्रह्मोस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्या क्या कि कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था। तो बताना है कि कैबिनेट मिशन जो है वो कब भारत आया था, तो कब आया था, 1946 ईस्वी को आया था भारत, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन एक उच्च शक्ति वाला मिशन था, ठीक है, जिसे फरवरी 1946 ईस्वी में इटली सरकार के द्वारा भारत भेजा गया था, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उसके जान लीजिए कि मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, कौन कौन, एक है पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। उसके बाद एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है। और उसके बाद तीसरा था एवी अलेक्जेंडर था, ठीक है। ये तीनों था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या क्या कि कावेरी जल विवाद देश के बीच में है। तो बताना कि कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच का है। तो देखिए ये जो कावेरी जल विवाद है ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि कावेरी नदी जल विवाद जो ये आपका 1892 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, जो कि उस समय ब्रिटिश शासन के तहत होता था, और मैसूर के रियासत के बीच शुरू हो गया था ये, ठीक है। कब, 1892 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए मद्रास ने सिंचाई प्रणाली के निर्माण के मैसूर प्रशासन के प्रस्ताव से असहमति जताते हुए तर्क दिया था, क्या तर्क दिया था इसमें, कि इसमें तमिलनाडु में पानी का प्रवाह बाधित होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद 1956 ईस्वी को है ना, इसमें क्या हुआ कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद पानी के बंटवारे का मुद्दा एक वास्तविक समस्या बन गया इसके बाद, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या क्या कि श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 की 4 प्रतिरोधों का उपयोग करके किया जा सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध डैश है। तो कितना हो जाएगा, तो 1 प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक का वह गुण जो उसमें से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका सही मात्रा क्या था, ओम होता है, ठीक है। इसका सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद सुपर कंडक्टर्स को शून्य प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि जो सर्किट के प्रतिरोध को बदलकर वोल्टेज और करंट को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। उसके जान लीजिए प्रतिरोध यानी कि जो आर बराबर होता है वो क्या होता है आपका, देखिए ये होता है रो, उसके बाद एल, यहाँ पे क्या होता है नीचे ए होता है, ठीक है। जहां पर देखिए यहाँ पे जो ये एल है ये क्या है, ये आपका लंबाई है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या क्या कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो बताना कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वन्य जीव और जैव विविधता की बेहतरी के लिए सख्ती से आरक्षित किया जाता है, ठीक है, सुरक्षित किया जाता है मतलब, और जहाँ विकास होता है, वानिकी होता है, शिकार और खेती पर चरने जैसी गतिविधियों को अनुमति नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद जान लीजिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तराखंड के किस जिले में है, तो नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। फिर जान लीजिए कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो कौन कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया एक, उसके बाद एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये सब है। चलिए अब कुछ गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। जैसे गुजरात में कौन कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद एक है, उसके बाद क्या है कि वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्नाटक में कौन कौन सा है, तो कर्नाटक में आपका देखिए बेंद्रघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये सब प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, कर्नाटक में है। फिर राजस्थान में देखिए कौन कौन सा है, तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये सब आपका राजस्थान राज्य में है।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या कहा कि जीएसटी भारत में लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप बताना है, ठीक है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब माल एवं सेवा कर, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि इसकी स्थापना जो है कैसे हुआ था। तो देखिए ये जो जीएसटी को लागू करने के लिए संवैधानिक जो है आपका 122वां संशोधन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि जो है 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा, कब है कि 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा, ठीक है। और फिर उसी में क्या है 8 अगस्त 2016 को 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्या क्या कि भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर हो जाएगा, तो लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि यह भारत का एक प्रमुख औषधि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, जिसका उद्घाटन कब हुआ था आपका 17 फरवरी, ठीक है। उसके बाद 1951 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके जान लीजिए कि इसकी स्थापना जो है देश में दवा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को मजबूत और आगे बढ़ाने की दृष्टि से किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्या क्या कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है। तो क्या हो जाएगा एक प्रकार का, तो देखिए आपका प्रोसेसर है, ठीक है। ये जो इंटेल i9 है एक प्रकार का क्या है, तो आपका प्रोसेसर है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या क्या कि पाइथन एक है। तो पाइथन क्या है, तो देखिए पाइथन जो है ना ये आपका क्या है, तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि पाइथन के बारे में, यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि यह आमतौर पर वेबसाइटों और सॉफ्टवेयरों के विकास, कार्य स्वचालन, डेटा विश्लेषण और डेटा प्रत्यक्षीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या कि हुमायूं नामा डैश के द्वारा लिखा गया था। तो बताना कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। फिर जान लीजिए कि आधिकारिक तौर पर बाबर के बेटे और अकबर के पिता हुमायूं की जीवनी के बारे में इसमें बताया गया है। फिर जान लीजिए गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्या क्या है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। तो बताना है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो कौन सा होगा, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्या क्या कि ASCII अंग्रेजी वर्षों की संख्याओं के रूप में दर्शाने के लिए एक कूट है। तो यह इसका संक्षिप्त रूप है। तो यानी कि ASCII का पूर्ण रूप बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या क्या कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है। तो कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो देखिए जो इसका विस्तार है वो का प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक है, ठीक है। प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक, यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्या क्या कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी या फिर कहाँ की थी। तो देखिए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर, तो बेलगांव में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि जो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। कब, 1924 ईस्वी को, ठीक है। उसके जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था ये, ठीक है। फिर जान लीजिए कि 19वीं शताब्दी के अंत में और विशेष रूप से 1920 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख नेता बन गया था इसमें, ठीक है। फिर जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था आपका 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे वो। उसके जान लीजिए कि सत्र की जो शुरुआत है वो कैसे किया गया था, वंदे मातरम से शुरू हुआ था ये सत्र की शुरुआत, ठीक है। फिर जान लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्या क्या कि जातक कथाएं डैश से संबंधित है। तो बताइए कि जातक कथाएं किससे संबंधित हो जाएगा। तो देखिए जातक कथाएं जो ये आपका संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए इसके बारे में कुछ। देखिए जातक जो है वो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के जीवन के बारे में कहानियों का एक संग्रह है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि जातक नामक साहित्यिक पाठ में 500 से अधिक कहानियां हैं और यह जो है पाली की प्राचीन भारतीय भाषाओं में लिखे गए 15 ग्रंथों की 10वीं पुस्तक है ये, ठीक है। उसके जान लीजिए कि सिख धर्म, ठीक है। ये जो सिख धर्म है ये सिख धर्म एक भारतीय धर्म है, ठीक है, जिसकी जो उत्पत्ति वो पंजाब क्षेत्र में 15वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। उससे जान लीजिए जैन धर्म, ठीक है। ये जो जैन धर्म है ये आपका प्राचीन भारतीय धर्म है, ठीक है, और ये महावीर के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। उसके जान लीजिए कि जो जैन धर्म है ना वो 3 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। उसके जान लीजिए हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म यह एक भारतीय धर्म और जीवन शैली है।
उसके जान लीजिए 1.2 अरब से अधिक अनुयायियों के साथ यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि यह भारत, नेपाल और मॉरिशस में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत आस्था है, ठीक है, हिंदू धर्म। कौन सा? हिंदू धर्म, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 किसने जीता है? तो किसने जीता है आईपीएल? तो देखिए मुंबई इंडियंस ने, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ जान लीजिए, मुंबई इंडियंस ने कुल कितने बार आईपीएल ट्रॉफी जीता है? 5 बार, ठीक है। तो कब कब? देखिए एक बार कब? 2019 में, ठीक है, एक बार 2019 में, उसके बाद देखिए एक बार 2019 में, ठीक है, उसके बाद फिर 2017 में, ठीक है, उसके बाद आपका 2015 में, ठीक है, उसके बाद 2013 में, ठीक है, फिर एक बार 2020 में, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 5 बार ट्रॉफी जीते हैं मुंबई इंडियंस, ठीक है। और मुंबई इंडियंस के जैसे ही 5 बार ट्रॉफी जीतने वाले एक और कौन है टीम? तो चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके है, ठीक है, वो भी 5 बार ट्रॉफी जीते हैं। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या कि प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता डैश के मूल निवासी थी। तो बताना कि जो प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता था वो कहाँ के निवासी थे? तो मोरक्को को थे, ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या कि इसरो ने फरवरी 2017 में डैश प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया। तो क्या करके इतिहास रचा था? तो एक ही उड़ान में 104 उपग्रह भेज करके, ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या कि निम्न में से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य है? तो कौन हो जाएगा? तो देखिए अफगानिस्तान जो है ये आपका सार्क का सदस्य हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ, ठीक है, यानी कि सार्क, यानी कि साउथ, देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए ये जो है ना आपका, इसकी स्थापना कब होता है? आपका ये 8 दिसंबर, ठीक है, उसके बाद कब? 1985 ईस्वी को हुआ था इसका स्थापना, ठीक है, कहाँ पर? तो ढाका में, ठीक है, जो बांग्लादेश की राजधानी है फिलहाल अभी, ठीक है। उसके शुरुआत में सार्क में 7 सदस्य थे, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 3 अप्रैल 2007 को शामिल हो गया, ठीक है, उसके बाद इसमें 8 सदस्य हो गए अब, ठीक है। जान लीजिए कि वो 8 सदस्य कौन कौन है? देखिए अफगानिस्तान है, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश है, फिर उसके बाद भूटान है, उसके बाद भारत है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन हो जाएगा। देखिए आपका ये अफगानिस्तान, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर भारत, फिर नेपाल, फिर मालदीव, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, ठीक है। उसके जान लीजिए इसका उद्देश्य क्या है इस सार्क संगठन का? देखिए इसका उद्देश्य क्या है? अपने देश के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या कि निम्न में से कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को मेजबान था? तो कौन हो जाएगा? तो कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कि निम्न में से कौन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन जो है एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो कौन हो जाएगा? जंतर मंतर जो कि नई दिल्ली में है, ये आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए रानी की वाव जो कि पाटन में है, ये है, ठीक है, पाटन कहाँ? गुजरात में, ठीक है। उसका सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क उड़ीसा में, ये भी है, ठीक है। उसका जनता गुफाएं जो कि औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में, ये भी है, ठीक है। बाकी ये आपका जंतर मंतर जो कि नई दिल्ली में, ये आपका विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि वर्तमान में भारत में कुल 42 जो है आपका विश्व धरोहर स्थल से स्थित है, ठीक है, कितना? 42। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से देख लेते हैं क्या कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या कि निम्न में से कौन सा स्थान है जो यूरेनियम के खनन के लिए फेमस है? तो कौन हो जाएगा? तो जादूगोरा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जादूगोरा जो कि झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले का एक गाँव है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि जादूगोरा खदान को देश की पहली यूरेनियम खदान होने का गौरव प्राप्त है, जहाँ खनन कार्य जो है आपका 1967 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। उसके बाद जान लीजिए कि जादूगोरा यूरेनियम खदान देश की सबसे गहरी परिचालन वाली भूमिगत खदान है, ठीक है, जो कि आपका ये 1968 में यहाँ पे शुरू हुआ था, ये, ठीक है, जो कि 1968 से निर्बाध रूप से चल रहा है, ठीक है, मतलब बिना रुके चल रहा है अभी तक। उसके बाद जान लीजिए कि कुछ कुछ जैसे पन्ना खान, ये कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो आपका रानीगंज खान है, ये कहाँ है? रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए ये आपका कोरबा, कोरबा कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं क्या कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थी? तो कौन थे? तो देखिए उर्जित पटेल थे, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कब हुआ था? आपका 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2016 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला का सभी 500 और इसमें क्या कहता है 500, ठीक है, और आपका 1000 वाला नोट क्या किया गया था? विमुद्रीकरण की घोषणा कर दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या कि नवंबर 2020 तक भारत के शिक्षा मंत्री कौन थी? तो कौन थे? डॉक्टर रमेश पोखरियाल सी निशांक थे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसरो की एक विपणन शाखा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहा कि गीत गोविंद किसने लिखा था। तो बताना कि गीत गोविंद किसने लिखा था, किसने, तो जयदेव ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले डैश के द्वारा शुरू की गई थी। तो बताना कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहा कि निम्न में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है। तो कौन हो जाएगा, तो टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, जो कि जीवाणु के कारण होता है, यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके जान लीजिए एक होता है तपेदिक बीमारी, ठीक है, ये जो तपेदिक है वो किसके कारण होता है, ठीक है, तो तपेदिक आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है हैजा, हैजा किसके द्वारा होता है, तो विब्रियो कोलेरा के जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है कि प्लेग, प्लेग बीमारी किसके कारण होता है, तो आपका देखिए ये होता है एर्सिनिया पेस्टिस, एर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है प्लेग, ठीक है। उसके बाद एक होता है कुष्ठ रोग, ये किस जीवाणु के कारण होता है, एक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या क्या कि 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थी। तो कौन थे, ब्राजील के राष्ट्रपति थे, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या क्या कि मार्च 2031 में हस्ताक्षरित गति इरविन समझौते में निम्न में से क्या कहा गया था। तो क्या कहा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, ये कहा गया था, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि 5 मार्च 2031 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था यह। फिर जान लीजिए कि समझौते में हस्ताक्षर महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि सरकार अधिकांश सविनय अवज्ञा समस्याओं को रिहा कर देगा इसमें, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देगी। उसके बाद क्या हुआ था कि कांग्रेस दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लेगी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि नमक पर टैक्स हटा दिया जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ समझौता हुआ था इसमें, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।